हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में फिर से स्वागत है। हम रिलेशन को स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले हमने रिलेशन की बेसिक कैटेगरीज को स्टडी किया, उसकी डेफिनेशन स्टडी की। सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट यानी कि रिलेशन होते हैं, उसमें ऑर्डर पेयर आ गए। फिर रिलेशन में हमने डोमेन देखा, रेंज देखा, उसका कोडोमेन भी देखा और लास्ट लेक्चर में हमने आइडेंटिटी रिलेशन को भी समझा था। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है? सो टाइप्स ऑफ रिलेशन, ओके। तो रिलेशन क्या होता है, हमने स्टडी किया था कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम A to B, ओके। तो हमें पता है कि एम्प्टी सेट जो है वो हर किसी का सबसेट होता है। तो फाई जो है, फाई इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देयरफॉर फाई इज ऑल्सो अ रिलेशन। तो हम उसे सबसे पहले क्या बोलेंगे? वॉइड रिलेशन, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है वॉइड रिलेशन। हमें पता है कि A क्रॉस B का कोई भी सबसेट क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट होगा तो एम्प्टी सेट क्या होगा? सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा। तो वो जो रिलेशन बनेगा उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। तो उसके बाद जो सेकेंड टाइप आएगा इसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, कोई भी सेट अगर हम लेते हैं तो वो सेट खुद का क्या होता है? सबसेट होता है, यानी कि A इज सबसेट ऑफ A। इसका मतलब क्या होगा? A क्रॉस B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर A क्रॉस B का सबसेट होगा है ही, मतलब कोई भी सेट खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। तो A क्रॉस B का सबसेट होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। तो उसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन तो इसको हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ स्टडी रिलेशन में हम इसे फिर से एक बार देखेंगे। क्या है आइडेंटिटी रिलेशन? तो अगर A हमारा क्या है? सेट है। A इज अ सेट ऑफ 1 2 3, ऐसा हमारा क्या है? सेट है। चलो, तो फिर क्या होगा? अच्छे से देखो, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू R, इसका मतलब R क्या होगा? देन R इज आइडेंटिटी रिलेशन। तो क्या होगा? A बिलोंग्स टू A, मतलब A का कोई भी एलिमेंट हो तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये R में होने चाहिए, और ऐसा सभी A बिलोंग्स टू A के लिए होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर हमने लेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। चलो, सबसे पहले हमने लिया R1 क्या लिया? अ सेट ऑफ 1 1, अ सेट ऑफ 2 2। उसके बाद हमने R2 लिया। R2 क्या लिया? 1 1, ऑर्डर पेयर 2 2, ऑर्डर पेयर 3 3। और उसके बाद हमने R3 ले लिया। ऑर्डर पेयर 1 1, ऑर्डर पेयर 2 2, ऑर्डर पेयर 3 3, ऑर्डर पेयर 3 1। तो चलो, इनमें से कौन सा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा, इसे हमें स्टडी करना है। तो देखो, यहाँ पे 1 1 2 2 ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 बिलोंग्स टू A है, लेकिन 3 3 बिलोंग्स टू R1 नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। R2 जो है ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 2 3 तीनों A से बिलोंग करते हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, ये इन R है। ऑर्डर पेयर ये R में बिलोंग करती है। तो फिर ये क्या होगा? आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो R3 यहाँ पे देखो 3 1, ये जो पेयर है 3 1 बिलोंग्स टू R3 है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो आपको समझना है कौन सा रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, ओके। तो फोर्थ जो टाइप होगा हमारा, अच्छे से देखो, फोर्थ जो टाइप है उसे हम क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ रिलेशन।
इनवर्स ऑफ रिलेशन, इसे डिनोट कैसे करते हैं, आर इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या होगा, बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स होगा। तो इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, इनवर्स रिलेशन इज इक्वल टू अ ऑर्डर पेयर बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसे हम बोलेंगे इनवर्स रिलेशन। अच्छे से देखो, अगर ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन में होगी तो उसकी रिवर्स बी ए कहाँ होगी, आर इनवर्स में होगी। यहाँ पे देखो, चलो अगर हमने आर यहाँ पे ऐसे ले लिया, आर इज अ सेट ऑफ 1 1 2 1 3 2, तो ये क्या है, हमारा आर है। तो आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 1 है तो इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल 1 1, मतलब चेंज करना है हमें। और यहाँ पे देखो 2 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 2। और यहाँ पे क्या है 3 2, इसका मतलब क्या होगा, 3 2 है तो यहाँ पे क्या होगा 2 3, ये आपका क्या होगा, आर इनवर्स। अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे से देखा तो आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। क्या है, अगर ए बी आर में आती है तो बी ए उसके इनवर्स में आएगी। तो आर इनवर्स को आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या है, डोमेन ऑफ आर, डोमेन हमें पता है क्या है डोमेन। डोमेन हमेशा जो कि आपका रिलेशन होता है उसकी ऑर्डर पेयर होती है, उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन होता है। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3। सो डोमेन ऑफ आर क्या है आपका, 1 2 3 है। और रेंज ऑफ आर क्या है आपका, रेंज ऑफ आर मतलब क्या, आपके रिलेशन में जो एलिमेंट है उनका सेकेंड एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पे 1 1 और 2, तो रेंज में क्या है 1 2 है। तो अब देखो, आर इनवर्स आपके पास है, ए बी पेयर अगर रिलेशन में होगी तो बी ए, ये जो पेयर है ये उसके इनवर्स में होगी। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या आया, देखो डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट 1 1 2, यानी कि 1 2 आ गया। और डोमेन रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या है, रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या है, रेंज ऑफ आर इनवर्स, अरेंज मतलब क्या, सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट क्या है 1 2 3, सो क्या आ गया 1 2 3। इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इजीली एक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट इज डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। एक का डोमेन दूसरे की रेंज होती है और दूसरे की रेंज पहले की डोमेन होती है। तो इस तरह से आपने क्या कर सकते हो, इनवर्स रिलेशन क्या है ये स्टडी कर सकते हो और उनके जो प्रॉपर्टीज है उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो इसके बाद हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन अच्छे से देखो कि अगर A बिलोंग्स टू A है तो ये जो पेयर है A बिलोंग्स टू R होनी चाहिए। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू R इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो R आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो सेकेंड डेफिनेशन क्या है, सिमेट्रिक। तो इसे हम क्या बोलते हैं, A रिलेटेड टू A। ये नोटेशन मैंने पहले भी आपको बताया है कि ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर का मतलब ही क्या है, ए रिलेटेड टू ए। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन की अगर हम बात करें तो ये रिलेशन कौन सा हुआ, ये आर जो है ए में आ गया, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन इसकी रिवर्स पेयर बी ए बिलोंग्स टू बी आर होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा।
इसका मतलब क्या है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, तब हम इसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। ओके, तो थर्ड जो टाइप है उसका वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ये भी सिंपल है, इफ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड ऑर्डर पेयर बी सी भी बिलोंग्स टू आर है, देन ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है तो क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी भी होना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ओके, तो अच्छे से देखो, अगर हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ, यानी कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन, इफ relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is called equivalence relation। तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। तो इस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए और वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है तभी वो क्या बनेगा, इक्विवेलेंस बनेगा। अगर इनमें से एक भी नहीं होगा तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं, इक्विवेलेंस नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं, इक्विवेलेंस नहीं होगा। सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं, तब भी वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए, आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होना जरूरी है। तो यहाँ से हमें एक और प्रॉपर्टी मिलती है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन मतलब क्या, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी हुआ तो ये क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो मतलब A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू A है, तो ये इज इक्वल टू B होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन को स्टडी किया। सबसे पहले वर्ड रिलेशन, उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन, फिर उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन, फिर हमने स्टडी किया इनवर्स ऑफ रिलेशन, उसके प्रॉपर्टीज को भी देखा। उसके बाद हमने देखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तभी उसे क्या बोलेंगे, हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। और लास्ट में हमने स्टडी किया एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन नियर इट, ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वीडियो के रिलेटेड वो आपके पास जल्दी से पहुँच। ओके, तो रिलेशन के टाइप में अब हमारा लास्ट टाइप बचा है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो क्या है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सिंपल है। देखो, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन मतलब क्या, कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिलेशन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, और वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक, एंड थर्ड वो क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव। तो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड
ट्रांजिटिव, देन इट इज कॉल्ड एज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या डिफरेंस है ये आपके समझ में आया होगा। सिंपल सा डिफरेंस है कि इक्विवेलेंस रिलेशन में रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है एंड ट्रांजिटिव होता है, लेकिन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक की जगह एंटी सिमेट्रिक होता है एंड लास्ट में वो ट्रांजिटिव होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो अभी यहाँ पे आपके सामने जो रिलेशंस हो चुके हैं, इनके लिए आपको डिसाइड करना कि वो कौन से टाइप में आता है, ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो ज़्यादातर कंफ्यूजन कहाँ होता है, आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। तो आप उस कंफ्यूजन पे पॉइंट आउट करो। क्या है आइडेंटिटी रिलेशन की डिफिनेशन क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये क्या होगा, आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। और आपने अगर अच्छे से स्टडी किया है तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ये ए बिलोंग्स टू आर होगा, तभी ये क्या हो सकता है, रिफ्लेक्सिव हो सकता है। अच्छे से देखो, तभी क्या हो सकता है, ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। सो दोनों की डेफिनेशन आपके माइंड में तो सेम ही जाती है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है एंड कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सेट ले लिया A 1 2 3, इसमें हमने क्या है, बाइनरी रिलेशन बनाया है। तो अब मैंने पहला एग्जांपल ले लिया R1, इसमें हमने लिखा ऑर्डर पेयर 1 1 ऑर्डर पेयर 2 2। सेकेंड एग्जांपल हमने ले लिया जिसमें हमने लिखा 1 1 2 2 एंड 3 3। ओके, तो थर्ड एग्जांपल हमने ले लिया 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। तो इस तरह से ओके ना। तो यहाँ पे आप अच्छे से देखो, आपकी क्लियर होने वाली है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये जो R1 रिलेशन है आपका, ए आइडेंटिटी होगा क्या, ए ना ही आइडेंटिटी है और ना ही ए रिफ्लेक्सिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3A में है लेकिन 3 3 ये जो ऑर्डर पेयर है ये R1 में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू R1। ओके, तो ये आपका रिलेशन है, ये रिलेशन आपका कभी भी क्या नहीं होने वाला, ना ही रिफ्लेक्सिव होने वाला है और ना ही ये आइडेंटिटी होने वाला है। तो अब R2 आपको स्टडी करना है। R2 आपका क्या है, तो अगर ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 3 3 ये जो तीनों पेयर्स है, तो 1 A में है, 2 भी A में है और 3 में A भी है। सो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ये बिलोंग्स टू R है। तो ये जो आपका रिलेशन है ये क्या बनता है, आइडेंटिटी बनता है और ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी बनता है। और अब यहाँ पे देखो, तो ये रिलेशन कौन सा है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 1 3 है। तो इस पेयर के यहाँ होने की वजह से ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है, ए रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन ए रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ओके ना। तो यहाँ पे क्या है, ए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, ए रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है, और यहाँ पे आपका रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही आइडेंटिटी है। तो आपको समझना क्या है, जो आपका रिलेशन आइडेंटिटी होगा वो डेफिनेटली क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा। लेकिन अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आइडेंटिटी होगा या नहीं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। तो आपके की पॉइंट क्या है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट बी आइडेंटिटी। ये पॉइंट आउट होना भी आपको जरूरी है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। चलो पहले एग्जांपल मैंने क्या लिया, ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज पैरेलल टू बी। और हमने सेट ए ले लिया, सेट ए इज अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। क्या है, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है। तो अब हमें क्या करना है, ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड ए रिलेटेड टू बी। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, जब ए पैरेलल टू बी होगा। तो
ए जो रिलेशन है हमें डिसाइड करना है ए रिलेशन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, आइडेंटिटी है या व्हाटएवर भी जो भी है। तो इसमें देखो क्या है, सेट ऑफ पैरेलल लाइन से, तो ये में सभी कौन से लाइन से, पैरेलल लाइन से। तो हमें पता है कि कोई भी लाइन खुद को क्या होती है, पैरेलल होती है। तो फिर क्या होगा, ए इज पैरेलल टू ए, जो भी लाइन हो वो खुद को क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इंप्लाइज दैट ये रिलेटेड टू ए, देयरफॉर ये ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आपका रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो गया। चलो उसके बाद फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे हो गया। सेकेंड में इफ ए पैरेलल टू बी, ए बी को पैरेलल है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं अगर ए बी को पैरेलल इसका मतलब बी भी ए को पैरेलल है, इंप्लाइज दैट बी पैरेलल टू ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर बी पैरेलल टू ए, हमें डेफिनेशन है ए रिलेटेड टू बी कब होगा, जब ए पैरेलल टू बी होगा। अब यहाँ पे बी पैरेलल टू ए है, इसका मतलब क्या है, बी रिलेटेड टू ए है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ए बी बिलोंग्स टू आर, implies that, इसका मतलब क्या है, बी ए बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर लेने के बाद अगर बी ए बिलोंग्स टू आर आता है तो ये कौन सी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है आपकी सिमेट्रिक रिलेशन की। तो फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो ये जो आपका रिलेशन है ये रिलेशन सिमेट्रिक होता है। तो थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। क्या है थर्ड कंडीशन, ए पैरेलल टू बी है एंड बी पैरेलल टू सी है। तो चलो देखो, अगर थ्री लाइन से ए बी को पैरेलल होती है और बी सी को पैरेलल होती है तो डेफिनेटली ए सी को क्या होगी, पैरेलल होगी। इसका मतलब ए पैरेलल टू सी होगी। तो ए पैरेलल टू बी मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर है। बी पैरेलल टू सी मतलब क्या, बी सी बिलोंग्स टू आर है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। ओके ना। तो देखो ए बी बिलोंग्स टू आर लेने के बाद, बी सी बिलोंग्स टू आर लेने के बाद ए सी बिलोंग्स टू आर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या हुआ, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फिर क्या होगा, आर ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। देखो आर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, आर सिमेट्रिक भी हो गया और आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। तो आर अगर आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, इसका मतलब क्या है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो चलो एक और रिलेशन यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। क्या है रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए रिलेटेड टू बी इफ ए लेस देन बी। चलो आपको क्या चेक करना है, आपको समझ में आ चुका होगा। ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए रिलेटेड टू बी है, मतलब क्या है, ए लेस देन बी होगा। अगर ए बी से लेस हुआ तो ऑर्डर पेयर ए बी क्या होगी, आर में चली जाएगी, ऐसा इसका मीनिंग है। तो फिर क्या होगा आगे देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब लिया तो अब देखो ए जो है ए से लेस होगा क्या, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अच्छे से देखो, ए लेस देन ए ऐसा नहीं हो सकता, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके ना। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर ए नॉट रिलेटेड टू ए, इसका मतलब ए से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगी। इसका मतलब रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि ए जो है वो कभी ए से लेस नहीं होगा। इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है वो कभी आर में नहीं जाएगी। इसका मतलब रिलेशन कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो चलो उसके बाद सेकेंड पोजीशन के लिए चेक करते हैं, यानी दैट इज सिमेट्रिक के लिए। तो कैसे चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए, तो पहले हमें क्या लेना होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर लेना होगा। इसका मतलब ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब क्या है, ए लेस देन बी है। कंडीशन हमको दी गई है ए लेस देन बी होगा तो ए रिलेटेड टू बी होगा। तो हमने ए रिलेटेड टू बी ले लिया, इसका मतलब ए लेस देन बी है। तो अच्छे से देखो, अगर ए बी से लेस है
तो इससे हम ऐसा बोल सकते का ए रिलेटेड टू बी, तो बी लेस देन ए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। अगर ए बी से छोटा है तो बी कभी भी ए से छोटा नहीं होगा। इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं, इसका मतलब क्या? बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो बी ए आर के आर में नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? ए भी तो हमने आर में ले लिया, लेकिन बी ए आर में नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो फिर थर्ड केस में अगर हमने ले लिया, थर्ड केस क्या कंसीडर करनी है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या? ए बी, बी सी एंड ए सी। तो चलो पहले हमने क्या ले लिया? ए बी बिलोंग्स टू आर ले लिया। इसका मतलब क्या है? ए रिलेटेड टू बी, ए लेस देन बी। और दूसरी कंडीशन बी सी बिलोंग्स टू आर ले लिया। इसका मतलब बी रिलेटेड टू सी, इसका मतलब बी लेस देन क्या है? सी है। तो अच्छे से देखो, a लेस देन बी है और b लेस देन सी है, तो इसका मतलब डेफिनेटली a क्या होगा? लेस देन b, विच इज लेस देन c, इंप्लाइज दैट a लेस देन c होगा। अगर a b से छोटा है और b c से छोटा है तो ये c से क्या होगा? छोटा ही होगा। इसका मतलब a लेस देन c, ये क्या है? पॉसिबल है। तो अगर ये पॉसिबल है, इसका मतलब क्या हुआ? ए सी बिलोंग्स टू आर आ गया। तो ए सी बिलोंग्स टू आर अगर आया है तो इसका मतलब क्या होगा? ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर आ गया। सो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो चलो क्या होगा फिर? तो आपको यहाँ पे पता चल गया, जो रिलेशन मैंने लिया ए लेस देन बी, ए बी बिलोंग्स टू आर कब होगा? जब ए बी से छोटा होगा। एक कंडीशन पे मैंने रिलेशन लिया, तो वो ना तो रिफ्लेक्सिव आया ना तो सिमेट्रिक आया, लेकिन वो क्या आ गया? ट्रांजिटिव आ गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांजिटिव। वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन क्या है? ट्रांजिटिव है। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या देता हूं? एक और एग्जाम्पल देता हूं। क्या है एग्जाम्पल? अच्छे से देखो। ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इफ ए परपेंडिकुलर टू बी। अगर ए बी को परपेंडिकुलर हुआ तो ए बी बिलोंग्स टू आर होगा, ऐसा इसका मतलब है। तो आपको करना क्या है? आपको चेक करना है ये जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ओके, तो आपको इसे क्या करना है? चेक करना है। तो इस तरह से आपको ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये चेक करना है और उसके फोटोज मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके भी बताना है। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे ज़रूर लाइक करो, और आपने अभी तक एक्सपर्ट द है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब यहाँ पे हमारा एक ही आर्टिकल रिलेशन में रह जाता है, जिसे हम बोलेंगे कंपोजिट रिलेशन। क्या बोलेंगे? कंपोजिट रिलेशन। देखो क्या है, कंपोजिट रिलेशन। अच्छे से देखो, यहाँ इसे हम क्या बोलते हैं? R1 कंपोजिट R2। एकदम सिंपल सी बात है, इसे ऐसा डॉट लिखते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट। सो R1 डॉट R2 इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर ए बी बिलोंग्स टू R1 है एंड बी सी बिलोंग्स टू R2 है, तो फिर क्या होगा? R1 कंपोजिट R2 या फिर R2 कंपोजिट R1, इसे हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अच्छे से देखो, करना क्या है? R1 क्या करता है? A को B को लेके गया, A से B तक गया, और R2 ने क्या किया? B से C तक गया। तो यहाँ पे R2 कंपोजिट R1 क्या है? तो R1 कहाँ ऑपरेट हो गया? A पे, तो उसने A को कहाँ ले गया? B को, और फिर R2 ऑपरेट होगा, वो B को कहाँ ले जाएगा? C को। तो ऑपरेट हमने कहाँ किया? A पे। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिखा A इज इक्वल टू R2 ऑफ R1A, तो R1 ने क्या किया? A को B को लेके गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? R2 ऑफ B आएगा।
और R2 क्या किया, B को C तक ले गया, यानी R2 B क्या है, C है। अच्छे से देखो, R1 ने क्या किया, A को B तक ले गया और R2 ने क्या किया, B को C तक ले गया। इसका मतलब R2 कंपोजिट R1 क्या है, A को C तक ले जाता है। तो फिर यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे R2 कंपोजिट R1 इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ AC, a set of order pair of AC if AB belongs to R1 and BC belongs to R2। तो इस हिसाब से जो फंक्शंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट रिलेशन। तो सबसे पहले बात क्या है, जो यहाँ पे आता है ना, इसका फर्स्ट एलिमेंट लेना जरूरी होता है। सो R1 ऑपरेट कहाँ पे होगा, A पे होगा क्योंकि AB बिलोंग्स टू RA। R1 BC पे ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि R1 में B नहीं है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, चेक करना है R1 ने A को कहाँ ले गया, B को, और R2 क्या किया, B को कहाँ ले गया, C को। तो इस तरह से A कहाँ गया लास्ट में, C तक, तो ऑर्डर पेयर AC कहाँ जाएगी, R2 कंपोजिट R1 में जाएगी। तो इसके ऊपर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे वो हम डाउट्स में सीखेंगे या फिर हमारा जो लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे। तो आपको ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स है बोर्ड की एक्सरसाइज 5.2 से। तो आप यहाँ पे अच्छे से देखो क्या दिया गया है। फर्स्ट जो दो एग्जाम्पल है सेम टाइप के है, उसमें से मैं आपको सेकेंड नंबर का करके दूंगा, फर्स्ट आप करोगे, और 3 एंड 4 में मैं आपको थर्ड नंबर का करके दूंगा, फोर्थ नंबर आप खुद करोगे। सिंपल से एग्जाम्पल है, रिलेशन पे बेस्ड है। तो देखो क्या कहा गया है, हमारा सेकेंड एग्जाम्पल जो है उसमें देखो क्या है, x प्लस 1/3 y/3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या कहा गया है, 1/2 एंड 3/2। तो सिंपल सी बात है, ए क्या है, ऑर्डर पेयर है, ए भी ऑर्डर पेयर है। तो अच्छे से देखो, ऑर्डर पेयर में हमेशा फर्स्ट एलिमेंट सेम होता है, यानी कि एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी होगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी होगा। ये ऑर्डर पेयर का रूल है। तो इस हिसाब से क्या होगा, एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/2 होगा एंड y/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 3x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/2 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, y माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3/2। तो चलो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल 3 आ गया 3/2 एंड y माइनस 3 इज इक्वल 3 इंटू 3 क्या होगा, 9/2। तो 1 वहाँ जाएगा, सो 3x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 वहाँ जाएगा प्लस होगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 9/2 प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी कि 1/2 एंड ये आ गया तो प्लस होगा। सो y इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15 अपॉन 2, यहाँ जाके डिवाइड होगा। सो x इज इक्वल टू 1/6 एंड y इज इक्वल टू 15/2। ये आपके x के एंड y के आंसर्स आ गए। सेम हिसाब से आप यहाँ पे करोगे, दिस इज इक्वल टू 1 होगा एंड दिस इज इक्वल टू 2 होगा। तो आपको आसानी से इसे सॉल्व करने आएगा। तो एग्जाम्पल जो थर्ड है उसकी तरफ देखो, क्या है एग्जाम्पल थर्ड है हमारे पास कि आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 100 में जो एक्स वाई होंगे वो क्या होने चाहिए, डब्ल्यू होने चाहिए। तो उसे ऑर्डर पेयर में लिखना है एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू यानी कि क्या, होल नंबर्स। तो होल नंबर कौन से है, सो होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। तो अगर मैंने x की वैल्यू क्या ली, 0 ली, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सो y की वैल्यू 10 ली तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली, x की वैल्यू क्या ली, तो y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 1 पुट किया, यहाँ y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 99। y इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 99 विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, वो होल नंबर में नहीं है, तो हम ये वैल्यू नहीं ले सकते। इसी तरह से अगर मैंने x इज इक्वल टू 2 ले लिया तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर 4, 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96। सो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 96 विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, तो ये वैल्यू भी नहीं ले सकता। इस हिसाब से x इज इक्वल टू मैंने 3 ले लिया तो y स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 100 माइनस 9 यानी कि क्या बनेगा, 91। सो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 91 डज नॉट बिलोंग्स टू w होगा।
तो अगर मैंने x की वैल्यू 4 ले ली तो यहाँ पे 16 होगा। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 16 यानी कि कितना होगा 84। y की वैल्यू कितनी होगी रूट ऑफ 84, वो डज नॉट बिलोंग्स टू w होगा। सिमिलरली x की वैल्यू अगर मैंने 5 ली तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। सो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी रूट ऑफ y स्क्वायर की वैल्यू होगी 75 और y क्या होगा रूट ऑफ 75 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। सो अगर मैंने x की वैल्यू 6 ली तो y स्क्वायर कितना होगा 6 स्क्वायर मतलब 36, y स्क्वायर यानी कि 64। सो y की वैल्यू 8 है, बिलोंग्स टू w है, तो मैं x की वैल्यू 6 ले सकता हूँ, y की वैल्यू 8 आएगी। सिमिलरली x की वैल्यू 7 लूँगा तो y स्क्वायर कितना आएगा 51। सो y कितना आएगा रूट ऑफ 51 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर x की वैल्यू मैंने 8 ली तो y स्क्वायर कितना आएगा 36, y की वैल्यू कितनी आएगी 6, बिलोंग्स टू w है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे ले सकता हूँ, इसे नहीं ले सकता, इसे ले सकता हूँ। सिमिलरली x की इसको भी ले सकता हूँ। ओके, तो x की वैल्यू अगर मैंने 9 ली तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी रूट ऑफ 19 आएगी। सो y स्क्वायर की वैल्यू 19 आएगी, y की वैल्यू रूट ऑफ 19 आएगी, डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। एंड लास्ट में मैंने x की वैल्यू 10 ली तो y स्क्वायर की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी, बिलोंग्स टू होल नंबर। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, x की वैल्यू 6 लेता हूँ, x की वैल्यू 8 लेता हूँ या फिर x की वैल्यू 10 लेता हूँ, तभी मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी 10 मिलेगी, y की वैल्यू 8 मिलेगी, y की वैल्यू 6 मिलेगी और y की वैल्यू 0 मिलेगी। तभी ये सभी बिलोंग्स टू क्या होंगे होल नंबर होंगे। तो इस सेट को हम कैसे लिखेंगे, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अ पेयर ऑफ 0 10 6 8 8 6 एंड 10 0, इस तरह से हमें इसे रिप्रेजेंट करना होगा। तो सेम प्रॉब्लम जो है, आप जो लास्ट का प्रॉब्लम है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 को सॉल्व करोगे और इस तरह से लिखोगे। ऑर्डर पेयर के सेट के फॉर्म में हमें इसे लिखना है। ओके, तो आपको ये सभी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।